कैप्टन हॉकिंस आया, 3 साल तक रह के गया, पार नहीं पड़ी। पर अंग्रेज हार मानने वाले कहां थे। इस बार फिर अपने एक नए बंदे को भेजा गया जिसका नाम था सर टॉमस रो। 1615 1614 15 लिख दिया, 1516 होना चाहिए वैसे, 1516। टॉमस रो अपने भारत आते हैं, अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। हम राजस्थान जीके में इनके बारे में और पढ़ते हैं। अजमेर में जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करते हैं। कैप्टन हॉकिंस वापस गया तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि यार नहीं पार पड़ रही, नहीं मान रहा वो, तो कहा दूसरा बंदा भेजा जाए। तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा यार टॉमस रो, यदि तुम जा रहे हो तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं 3 साल रह के आया हूं, जहांगीर तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम यार जहांगीर के बेटे के पास जाना, वो थोड़ा लड़का इंटेलिजेंट है, वो तुम्हारी बात मान लेगा। कौन? कहा तुम गुजरात जाओगे तो गुजरात में वहां का गवर्नर है, उसका बेटा है शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर भारत का शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना था। तुम तो खुर्रम के पास जाना और खुर्रम तुम्हारी बात मान लेगा। टॉमस रो ने ऐसा ही किया, वो खुर्रम के पास आया। खुर्रम को उसने आगे एफडीआई के फायदे बताए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खुर्रम बड़ा राजी हुआ और खुर्रम ने कहा कि वेल डन यार, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और खुर्रम ने साइन किए कि हाँ, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे टैक्स में छूट देंगे, तुम्हें इतना इतना सामान खरीदने की परमिशन देंगे, तुम्हें फैक्ट्री लगाने की परमिशन देंगे। पर यार तुम एक बार मेरे पापा से और साइन करवा लो थोड़े। कैप्टन हॉकिंस ने कहा, टॉमस रो ने कहा यार लफड़ा तेरे पापा वाला ही तो है, तेरे पापा मानते ही क्या है। उसने कहा मैंने साइन कर दी, मान जाएंगे। अजमेर आजकल पापा, वहां जाओ और मिल, थोड़ा सा और ध्यान रखना, बोतल लाए। टॉमस रो ने कहा उसकी चिंता नहीं साहब, इस बार और ढंग की लेके आऊं, ज्यादा लेके आया। अजमेर के दरबार में 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो पहुंचे और टॉमस रो ने जहांगीर से खुर्रम का वो लेटर दिखाया। जहांगीर ने जब देखा कि खुर्रम का लेटर भी और दारू भी है, तो जहांगीर ने उस पर साइन कर दिए। इस प्रकार सर टॉमस रो वह अंग्रेजी राजदूत था जो जहांगीर से व्यापारिक रियायतें, ट्रेड रिबेट्स प्राप्त करने में सक्सेस हो गया था, सफल हो गया था। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर और टॉमस रो की उस मुलाकात ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। 10 जनवरी 1616 का वह दिन उसके बाद 15 अगस्त 1947 पर जाकर उस श्रृंखला को समाप्त करता है जब भारत को आजादी मिल पाई थी। कहानी लंबी और पुरानी है, तो टॉमस रो को यहां पर अपनी छूट मिल जाती है। तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 बंदे आए थे। हालांकि कहते हैं जब कैप्टन हॉकिंस यहां पर आए थे 1608 में, तो कैप्टन हॉकिंस शुरुआत में इतनी तो छूट प्राप्त कर लेता है जहांगीर से कि हमें फैक्ट्री तो लगाने दो, कम से कम तुम्हारे वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्तुगीजी बैठे हैं, हम फैक्ट्री लगा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जहांगीर ने कहा लगा लो। और गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र अपना कोई था तो सूरत, और वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। हेनरी मिडल्टन, ये नहीं भाई, ये नहीं है, हेनरी मिडल्टन जो थे वो यहां पे फाउंडर थे इस फैक्ट्री के, सूरत वाली फैक्ट्री के लगाते। पर जैसे सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई गई, सूरत के व्यापारियों ने जहांगीर के पास जाकर विरोध किया और सूरत के व्यापारियों ने जहांगीर को जाकर कहा कि गलत है, ये फैक्ट्री हटाओ, हमें ये गोरे पसंद नहीं है। मुझे लगता है सूरत के व्यापारियों को किसी भी नई चीज में विरोध करने में मजा आता है। देश में जब जीएसटी लगा था तो सबसे पहले विरोध करने वाले सूरत के व्यापारी थे। देश में जब जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आ रहे थे तब भी उसका विरोध करने वाले सूरत के व्यापारी थे। पर यहां सूरत के व्यापारियों को भड़काने वाले थे पोर्तुगीज। पुर्तगालियों ने सूरत के व्यापारियों को भड़काया कि सूरत के व्यापारियों, तुम ये मत समझना कि हम भी गोरे और वो भी गोरे एक जैसे लोग हैं, ये खतरनाक है, ये बाणिये पक्के, एक बार आ गए ना तो 15 अगस्त 1947 तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चूस के खा जाएंगे यहां से, इसलिए भगाओ इनको। तो पुर्तगालियों के चढ़ाने पे सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया था और उस सूरत वाली फैक्ट्री में कामकाज शुरू नहीं होने दिया था। तो भले ही अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी 1608 में सूरत में लगाई थी, पर यहां पर अपना काम शुरू नहीं कर पाए थे। हेनरी मिडल्टन यहां पर काम शुरू नहीं कर पाया। वो जो दिलीप सर बताते हैं वो रेल के चैम्बर वाली कहानी है ये कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तब अरबों ने उनका विरोध किया, जब पुर्तगाली स्टैब्लिश हो गए तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध कर दिया
कि एक रेल में जनरल डिब्बे के अंदर आप चढ़े हुए होते हैं, आपको स्टेशन से जनरल डिब्बे में चढ़ना है, बहुत भयंकर भीड़ है जनरल डिब्बे के अंदर। आप जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे जो सवारियां खड़ी हो गालियां निकालती है, ठेलती है आपको, कहां आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पे तेरे को, आगे इतने लोग हैं, आपको तो मतलब जैसे तैसे एक पैर टिकाने की जगह दे दो, एक पैर तो हवा में लटकता हुआ मैं ले लूंगा, बस इसको डंडे को पकड़ तो रखा है, थोड़ा सा अंदर आ जाने दो मेरे को, और जैसे तैसे आप अपनी बैग को लिए हुए स्थान बनाते हुए ट्रेन के डिब्बे में घुस जाते हैं। अगला स्टेशन आता है, अब आप डिब्बे के दरवाजे पर खड़े हो, अब आप स्टेब्लिश हो चुके हो डिब्बे में, अगला यात्री आता है, तो इस बार बोलने वाले आप होते हो। ट्रेन तेरे बाप की थोड़ी है, दिख ही नहीं रहा तो कहां घुस जाएगा। वो चैम्बर वाली कहानी है, जो घुस जाता है वो अगले आने वाले का विरोध करता है। तो सूरत के व्यापारियों को विरोध करना सिखा कौन रहा था? तो पोर्तुगीज सिखा रहे थे। इधर अंग्रेजों की पार नहीं पड़ी थी जब 1608 में, तो उन्होंने कहा यार पश्चिमी तट पे तो पुर्तगाली पार नहीं पड़ने देंगे, अपने पूर्वी तट ठीक है, उधर चलते हैं। और किसी ने कहा यार उधर डचों ने लगाई रखी अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर, क्यों नहीं तुम उधर जाते, उधर कोई मुगलों का भी जरा लफड़ा नहीं रहेगा तुम्हारे, उधर फैक्ट्री लगा लो। तो इन लोगों ने 1611 में मसूलीपट्टनम वाली अपनी फैक्ट्री में काम शुरू कर लिया था। पहली फैक्ट्री वैसे इन्होंने सूरत में लगाई थी, पर पहला कामकाज कहीं पर शुरू हुआ था इनका, तो मसूलीपट्टनम में 1611 के अंदर। ईस्टर्न कोस्ट पे इनकी पहली फैक्ट्री वही मसूलीपट्टनम ही थी। फिर इनको लगा यार ये साउथ वाला मामला थोड़ा ठीक, इधर मुगल बादशाहों का इतना प्रभाव है नहीं, छोटे छोटे राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, इनसे बातचीत करनी। और एक दिन वो गोलकुंडा के सुल्तान को पटा लेते हैं। 1632 में उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान को भगवान जाने क्या गोली दी। गोलकुंडा का राजा दरिया दिल होता है, बोले कहीं का राजा हो। गोलकुंडा के सुल्तान को उन्होंने क्या राजी किया कि गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्होंने कहा कि जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, 500 रुपए रखो, पूरे गोलकुंडा में बिजनेस करो। मुझे लगता है गोलकुंडा के सुल्तान को उसी दिन कोई 500 की आवश्यकता होगी, तो उसको लगा आज आज मिल जाए, ठीक, आगे का आगे देखेंगे। केवल 500 पगोड़ा, वहां का सिक्का हुआ करता था पगोड़ा, वो 500 पगोड़ा के बदले में उसने गोलकुंडा का पूरा बिजनेस दे दिया था। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। पहले जो लेटर जारी करते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं फरमान, की फरमान जारी कर दिया है। इतिहासकारों ने लिखा कि फरमान नहीं है, ये सुनहरा फरमान है, ये गोल्डन फरमान है। तो अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? तो 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान ओनली 500 पगोड़ा के बदले में अंग्रेजों को पूरे गोलकुंडा का बिजनेस दे देता है। इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। लिखा है इन 1632 AD गोलकुंडा सुल्तान issued golden फरमान and under it company could conduct trades by giving 500 pagodas। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी किया और इसके तहत कंपनी 500 पगोड़ा वार्षिक देकर व्यापार कर सकती थी। कंपनी को लगा ये मामला ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ वाला आपने तो इधर करते हैं। कंपनी और आगे बढ़ी और उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती थी। कंपनी का हौसला बढ़ा वहां के व्यापार से। 1633 में उसने उड़ीसा के अंदर अपनी नई फैक्ट्री लगाई, हरिहर। 1633 में वो हरिहर के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा लेती। इतने में 1616 में वैसे भी थॉमस रो व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर ही चुका था। वो पश्चिमी भारत के अंदर तो अपना व्यापार कर ही रहे थे और उधर अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग। इतने में अंग्रेजों को एक और समाचार मिला, बाणी होते हैं। अंग्रेजों को समाचार मिला कि साउथ इंडिया में गांव बिक रहा है, एक गांव की जमीन बिक रही है पूरी। वहां का कोई जमींदार है, वो गांव की जमीन बेच रहा है। अंग्रेज गए और उन्होंने वो पूरा गांव खरीद लिया, जिस गांव का नाम था चेन्नई। अंग्रेजों को चेन्नई बोला नहीं गया, इसलिए अंग्रेजों ने उस गांव का नाम बदल कर किया मद्रास, जिसका हमने वापस बदल कर चेन्नई कर दिया है। उन्होंने चेन्नई नाम का गांव खरीदा 1639 में, उसका नाम बदलकर मद्रास किया और वहां पर अपनी फैक्ट्री बनाई। 1639 में कंपनी परचेज द विलेज नेम चेन्नई एंड रीनेम्ड इट एज मद्रास, और वहां जो फैक्ट्री बनाएगी उसका नाम याद रखें, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब कंपनी क्या करती कि जो भी फैक्ट्री बनाती, पहले क्या फैक्ट्री बना लेते बेचारे, गोदाम बना लेते, दीवार खींची, ऊपर छत डाली, सामान डाल लिया करते, पर कोई चोर उचक्के पशु कभी घुस जाया करते। तो कंपनी वो जो भी अपना गोदाम बनाती उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी रैम्पार्ट बना दिया करती, फोर्टिफिकेशन करती, उसका 4 दीवारी बना दिया करती, परकोटा बना दिया करती, और उनको वो फोर्ट बोलते थे। फोर्ट का मतलब गढ़ नहीं समझे, जैसे गढ़ आपने देखे, फोर्ट का मतलब उनका यही था कि फैक्ट्री की चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हो जाया करती थी। और उस फैक्ट्री का उन्होंने नाम रख दिया सेंट जॉर्ज के नाम, सॉरी सेंट जॉर्ज के नाम।
फोर्ट सेंट जॉर्ज बना दिया उन्होंने यहाँ पर 1639 में। और फोर्ट सेंट जॉर्ज उनके बनाने वाला जो बंदा था, इसका नाम था फ्रांसिस डे। ये नाम भी याद रखेंगे भाई, फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो आपके फ्रांसिस डे बना देता है उनके 1639 में। साउथ में उनका कब्जा होता जा रहा है लगातार। गोलकुंडा में 500 पगोड़ा में वो कर रहे हैं, ऊपर आपके हरिहर में उड़ीसा के अंदर फैक्ट्री है, मसूलीपट्टनम में उनकी पहले से फैक्ट्री है, और यहाँ पर एक बड़ा सेंटर उन्होंने बना लिया मद्रास में। ये उनका सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। साउथ को यहीं से वो कंट्रोल किया करते थे। 1639 के अंदर मद्रास को, चेन्नई को खरीद के मद्रास नाम किया, और इससे फ्रांसिस डे ने यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की अपनी फैक्ट्री बना ली। पर अंग्रेजों को लगता था कि यार जब तक बंगाल नहीं तब तक कुछ नहीं। बंगाल मुझे लगता है हमेशा से गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। पहले आज का परिप्रेक्ष्य देखिए, बंगाल होत बना हुआ है पूरी तरीके से। पहले उस समय यूरोपियन कंपनियां जब लड़ रही थी तब भी उनको लगता था यार बंगाल पे कब्जा किया जाए। बंगाल में 1651 में मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा गवर्नर बना हुआ था शाह शुजा। और शाह शुजा के पास में एक बंदा गया, ग्रेवियन वांटन, और उसने जाकर के शहजादे यदि थोड़ी नजरें इनायत कर दो, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए। पापी पेट का सवाल है, तुम मुगल बादशाह के शहजादी हो, क्या कमी है तुम्हारे पास? शहजादा राजीवार शहजादे ने कहा कि वांटन, जो भी तुम्हारी वांट है वो बताओ, क्या चाहते हो तुम? बंगाल में कोई चाचीनी खरीद के बेच ले, ऐसा कोई जुगाड़ कर दो। शाह ने कहा करिए। तो 1651 में ग्रेवियन वांटन शाह शुजा से बंगाल में ट्रेड परमिट लेने में कामयाब हो जाता है। अब उन्होंने कहा बंगाल में फैक्ट्री बनाते हैं। कहां बनाए? उधर डच उस समय चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री बना ही रहे थे 1653 के आसपास। उनका इनके पास ही बना लो, पहले अपने डचों के पास मसूलीपट्टनम में बनाइए। चिंसुरा के पास एक जगह बड़े हुगली, और हुगली में ब्रिजमैन नाम का बंदा था, उसको कहा तू बना ब्रिज वहां पे जाके, और ब्रिजमैन यहां पर हुगली के अंदर फैक्ट्री लगा लेता है। ग्रेवियन वांटन ने बंगाल के गवर्नर से ये बंगाल में व्यापार करने की अनुमति ली। निशान विशान यूं ही लिखा भाई, काट देना। अब क्या स्थिति है? बंगाल वाली, सूरत वाली फैक्ट्री उनके बाद में शुरू हो ही गई थी। उधर ईस्टर्न कोस्ट पे अपने बढ़े तो गोलकुंडा का बिजनेस उनके पास है, मद्रास में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, मसूलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री है, हरिहर में उनकी फैक्ट्री है। अब हुगली के अंदर उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली। इसको लगाने वाला कौन है? आपके ब्रिजमैन। ओम शांति ओम का वो डायलॉग कि जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो सारी प्रकृति, सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। शायद अंग्रेज भारत के व्यापार को उतनी शिद्दत और उतनी दिल से चाहते थे कि सब तरफ से लग रहा है कि अब भारत अंग्रेजों का होना चाहिए। किस्मत काम करे। अंग्रेजों का एक राजकुमार चार्ल्स पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करता है, कैथरीन बेंग्रेजा। कैथरीन बेंग्रेजा नाम की पुर्तगाल की राजकुमारी, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स की उसके साथ में शादी होती है। पुर्तगाली वो है जिन्होंने भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे पूरा कब्जा कर रखा है। ब्लू वाटर पॉलिसी है उनकी, बिना कार्ड्स के वो यहां पर कुछ नहीं करने देते। और उन्होंने यहां पर भारत में एक जगह पे कब्जा कर रखा है जिस जगह का नाम था मुंबई, पर वो उसका नाम कर चुके थे बॉम्बे। उनसे ये मुंबई बोला नहीं जा रहा था तो उन्होंने इसका नाम बॉम्बे कर रखा था। और पुर्तगालियों ने जब अपनी राजकुमारी कैथरीन बेंग्रेजा की शादी चार्ल्स के साथ की, राजकुमारी की शादी हो तो दहेज थोड़ा बड़ा देना पड़े। और पुर्तगाल के राजा ने दिल खोलकर कहा कि जवाई साहब, वो बॉम्बे वाला प्लॉट हमारे यूं ही पड़ा है, वो तुम रख लो। आप भी जब आरएस में सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी कोई जयपुर के अंदर 2 BHK फ्लैट दे देगा। एग्जैक्टली चार्ल्स को उस समय बॉम्बे का प्लॉट दे दिया गया, बॉम्बे तुम रखो। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंग्रेजा, ओ फटा देना बोले, कैथरीन बेंग्रेजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स के साथ हुई और चार्ल्स को बॉम्बे दहेज में दिया गया। बॉम्बे रखो तुम, ये वाली जमीन तुम्हारी, हमारी खरीदी हुई थी, हमने फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई नहीं यार यहाँ पर, हम उधर गोवा शिफ्ट हो गए, बाद में हम तो उधर ब्राजील देख रहे हैं। पड़ा है वो प्लॉट, पड़ा है अपना, 4 दीवारी करवाई हुई, ऊपर लिखा हुआ है
ये संपत्ति पुर्तगाल की है, यहां पर कोई नहीं घुस सकता है, चिंता मत करो, आप तो जाओ आराम से। चार्ल्स ने वो खरीद लिए। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल को आपको जयपुर में 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा आरएस लगने के बाद, पर आपकी पोस्टिंग तो हो जाए कहीं पे छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, तो जयपुर में तो कौन रहे, तो आप क्या करोगे, आपको किराए पे दे दो। तो किराए पे किसको दिया जाए, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि यार अपने गांव का, अपने रिश्तेदारों का कोई बच्चा यदि जयपुर रहता हो तो उसको दे दें, रुपए भले थोड़े कम ले लेंगे, उसको कह देंगे भाई धूप बत्ती हो जानी चाहिए, साफ सफाई हो जानी चाहिए, लाइट पानी का बिजली का बिल भर दिया कर, घर को थोड़ा ध्यान रख लेना। चार्ल्स को जब वो प्लॉट मिला बॉम्बे वाला, बॉम्बे मिला जब चार्ल्स को, चार्ल्स ने सोचा मैं क्या करूंगा इंग्लैंड बैठा बैठा इसका, और चार्ल्स ने उसके ऊपर लिख दिया टू लेट। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि अपने राजकुमार के पास ये प्लॉट और अपना राजकुमार इसको किराए पे देना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जाके गई, दंडवत प्रणाम किया उसने राजकुमार को कहा कि प्रिंस हमें पता चला वो प्लॉट किराए पे देना चाहते। प्रिंस ने कहा ये ऐसी ऐसी, तो प्रिंस हमें दे दो वो प्लॉट, ठीक तुम उधर ही हो, हाँ हाँ हम उधर ही रहते हैं, कितना किराया लोगे, दे देना तुम्हारे हिसाब से, अब तुम घर के ही लोग हो आगे, तो फिर भी सर थोड़ा आप बता दो, 10 पाउंड। इमेजिन कीजिए कि पूरा बॉम्बे उनको 10 पाउंड किराए के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। 1668 में बॉम्बे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया गया, और कंपनी ने यहां अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। यहां फैक्ट्री लगाने वाला था गेराल्ड अंगियार। मद्रास में फैक्ट्री लगाने वाले हैं फ्रांसिस डे, यहां फैक्ट्री लगाने वाला गेराल्ड अंगियार। याद रखना भाई गेराल्ड अंगियार का। मद्रास वाली फैक्ट्री लग रही है 1639, बॉम्बे वाली फैक्ट्री लग रही है 1668। अब जहां साउथ का बड़ा सेंटर मद्रास था, वहीं वेस्टर्न कोस्ट का उनका सबसे बड़ा सेंटर था, वो बॉम्बे बन गया था। क्या किस्मत अंग्रेजों की खुली हुई है। इतने में और समाचार मिला कि साहब बंगाल में 3 गांवों की जमीन बिक रही है। कंपनी के पास में धन की कमी नहीं थी, कंपनी गई और कंपनी ने जाके तीनों गांव खरीद लिए। उन 3 गांव के नाम थे कलिकाता या कोलकाता बोलते हैं उसको, कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। कलिकाता नाम था उसका, सुतानाती नाम था एक गांव का, और एक गोविंदपुर नाम का गांव था। 3 गांव की जमीन मिल रही थी और कंपनी ये 3 गांव खरीद लेती है, कलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। कहते हैं कलिकाता से पहले उसका नाम कोलकाता हुआ करता था, पर अंग्रेजों से न तो कोलकाता बोला गया न कलिकाता बोला गया, तो कलकत्ता, तो उन्होंने इसका नाम कलकत्ता कर दिया। हमारी मुंबई को उन्होंने बॉम्बे कर दिया, हमारे मद्रास को उन्होंने चेन्नई कर दिया, हमारे कोलकाता या कलिकता को उन्होंने कलकत्ता कर दिया। जब हमारा वापस शासन आया तो हमने कहा हम इन कॉलोनियल नाम को, इन औपनिवेशिक नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने एक बार पुनः मद्रास का नाम चेन्नई किया। हम हिंदी वाले चेन्नई बोलते हैं, बाकी तमिलियन अभी भी चेन्नई बोलते हैं उसको। हमने हमारे उस कलकत्ता या कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता किया। हमने कहा कोई बॉम्बे नहीं है, आमची मुंबई, हमने उसका नाम मुंबई कर दिया। और जब भी ये नाम बदले गए हम में से किसी को हैरत नहीं हुई, हमने बहुत इजीली प्रोसेस के अंदर लिया कि ऐसा होना ही था, इसमें क्या है, जो ओरिजिनल नाम हो वही रहे। पर जब कहा गया कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जाएगा, जो कि उसके नाम के महत्व को इंगित करता है कि प्रयाग वह स्थान जहां पर 2 नदियां आकर मिलती है, और भारत में ऐसे कई प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग बने हुए हैं। तो कहा गया यहां तो 3 महान नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, तो प्रयागों का राजा ये प्रयागराज है। तब भारत के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उन कम्युनिस्टों के पेट में दर्द, और उन्होंने कहा ऐसे क्यों, नाम कैसे बदला जा सकता है। अरे भूंगड़ों, भारत के अंदर कई शहरों के नाम बदले हैं, वहां पर तुम्हें कभी कुछ नहीं हुआ, फिर कोई और लेके आया, नाम बदल रहे हो, विकास तो करवाते नहीं हो। कोई उनको जाके समझाए कि प्रयागराज, इलाहाबाद का प्रयागराज करना अपने आप में कल्चरल डेवलपमेंट है। उस प्रयाग की, उसको जो कल्चर है उसको सही डिनोट करने वाला नाम यही है। इसी से पता चलता है कि इसका कोई महत्व भी है। आपका कुंभ, आपका संगम, ये सब उस प्रयागराज से ही पता चलेगा, तो उसका सही नाम हो गया वो अपने आप। तो ऐसे कई नाम किए, हमने पहले भी किए थे। 3 गांव मिले तो उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री यहां पर लगाई, कलकत्ता में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी, जिस फैक्ट्री का नाम उन्होंने रखा था फोर्ट विलियम।
मद्रास वाला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका नाम था फोर्ट विलियम। और एक बंदा था जॉब चार्नक, वो इसका फाउंडर था। मद्रास वाली का फाउंडर फ्रांसिस डे, बॉम्बे वाली का फाउंडर चार्ल्स अंगियार, कलकत्ता वाली का फाउंडर जॉब चार्नक। और देखिए आप, 1639 मद्रास, 1668 बॉम्बे, 1698 कलकत्ता। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए, केवल 30 सेकंड के लिए इमेजिन करके इसको 9 की जगह 8 कर लो। आप 1638 मान लो कि मद्रास 1638 है। अब प्रत्येक 30 साल बाद में उन्होंने सेंटर बनाया। 1638 मद्रास साउथ, 1668 30 साल बाद बॉम्बे ईस्टर्न कोस्ट, 1698 कलकत्ता वेस्टर्न कोस्ट। हर 30 साल बाद में वो कोई ऐसा चेंज कर रहे हैं। यहां का जो पहला, अब उन्होंने कहा, अब ये 3 जो उनकी थी, ये बड़ी फैक्ट्री थी, इनको वो लोग बोलते थे प्रेसिडेंसी। तो कोई पूछे कि अंग्रेजों की भारत में प्रेसिडेंसियां कितनी थी? 3। कौन कौन सी? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। और अब उन्होंने कलकत्ता में अपना गवर्नर, जो पहला गवर्नर बिठाया था, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कलकत्ता को उन्होंने पूरे भारत की राजधानी के रूप में काम लिया था। जो पहला गवर्नर बिठाया था उसका नाम था चार्ल्स आयर। ये आई से इन्होंने गलत कर दिया, ये आयर है। चार्ल्स आयर जो था वो कलकत्ता का पहला गवर्नर था। अब सब कुछ व्यवस्थित है, सब जगह बन गए, पर अंग्रेजों व्यापार वृत्ति, वाणिया बुद्धि कूट कूट कर भरी हुई थी। उनको लगा फैक्ट्री लगाने से क्या होता है, ट्रेड रिबेट लेने से क्या होता है, टैक्स और कम करवाए जाए। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाहों के कार्यकाल में वो कभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाए कि वो ज्यादा टैक्स कम करवा ले। जॉब चार्नक ने तो कहते हैं 1-2 बार कलकत्ता में वहां पर कोई ऐसी कोशिश भी की, तो औरंगजेब ने कहा तेरे 4 नाक है ना, मैं 3 काट दूंगा, 1 ही बचेगा बाद में नाक, यहां पे जॉब करने लायक नहीं छोड़ूंगा यहां पे। तो ये बेचारे डरते ही रहते थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब के पतन के बाद जब बेलखने मुगल बादशाह आने शुरू हुए, तब इनको मौका मिला। 1717 में इनको पता चला कि एक मुगल बादशाह फर्रुखसियर, इंटेलिजेंट कितने अंग्रेज। जब हम कहते हैं कि उन लोगों ने देश पर शासन कैसे कर लिया, तो हमें उनकी बुद्धिमत्ता की भी दाद देनी पड़ेगी कि यार आखिर इतने बुद्धिमान लोग शासन नहीं करते तो कौन करता। वाकई वो इसके हकदार तो थे। फर्रुखसियर अपने भारत का मुगल बादशाह बना हुआ, सैयद बंधुओं की मदद से बना हुआ एक मुगल बादशाह, जो कि असहाय, निर्बल, अयोग्य व्यक्ति था। पता चला कि उसके फोड़ा हो गया है, फुंसी। भारत उस समय इस स्थिति के अंदर था कि फोड़े और फुंसियों का इलाज भी होता नहीं था। हल्दी के कई दिन पाटे करने पड़ते थे, तब धीरे धीरे उसके अंदर जो मवाद हुआ करती थी वो सूखती थी। जबकि अंग्रेजों के तब तक नए मेडिकल के आविष्कार हो चुके थे और उनको पता था यदि फोड़ा वोड़ा आ जाए तो करना क्या है, कैंची लो और कैंची से काट दो जाके। कांटा चुभता इतना दर्द होता है, इंजेक्शन लगता है इतना दर्द होता है। अंग्रेजों ने कहा ये वाला मामला ठीक है। एक बंदा भेजा जॉन सरमन, कि जॉन सरमन तुम जाओ और फर्रुखसियर से बात करके आओ। कितने इंटेलिजेंट लोग फर्रुखसियर से मिलने के लिए जॉन सरमन आया। वो जो डेलीगेशन आया उसके साथ में डॉक्टर लाए, डॉक्टर हैमिल्टन। इनको फारसी नहीं आती थी, किसी को अंग्रेजी जानते थे, इसलिए एक आर्मेनिया के बंदे को लाया जो दुभाषिया था, जिसको दोनों बातें आती थी। ख्वाजा सेहुर्द, इसने ख्वाजा ही लिखा है, पूरा नाम लिख लेना इसका, ख्वाजा सेहुर्द नाम था। आर्मेनियन बंदा था जिसको इंग्लिश भी आती थी और फारसी भी आती थी। इन दोनों को लेके आगे दरबार में बाहर आए और आके कहा कि हमें मुगल बादशाह से मिलना है। अंदर समाचार भिजवाए गए कि बादशाह फर्रुखसियर आपसे मिलने के लिए कुछ गोरे हैं, मिलना चाहते। बादशाह ने कहा दिमाग खराब है, उनका दे खड़ा ही नहीं हुआ जाता मेरे से। खड़ा छोड़ो, एक साइड में करवट लेके पड़ा रहना पड़ता है, इतनी गलत जगह पे फोड़ा हो गया है, मैं तो करवट नहीं बदल सकता। जाकर सब बादशाह नहीं मिल सकते, आपसे दरबार में नहीं आ सकते। अंग्रेजों ने अनुनय भी नहीं किया कि सर हम बादशाह के पास जाके मिले, हम गिफ्ट लाए हैं उनके लिए। गिफ्ट की बात सुनी, फर्रुखसियर ने कहा ले आओ, इधर ही ले आओ। शयन कक्ष में फर्रुखसियर के लेके गए। फर्रुखसियर करवट लिया हुआ सो रहा। जॉन सरमन ने जाके पूछा कि सर हमने सुना कि आपकी तबीयत नासाज है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। आपके लिए सेव लाए हैं, हम गुलदस्ता लाए हैं और कई गिफ्ट लाए हैं। वैसे सर क्या बीमारी हुई आपके? फर्रुखसियर ने कहा पूछो ही मत, बताने जैसी नहीं। कुछ जगह पे फोड़ा हो गया है,
ना उठते बने, ना बैठते बने, ना सोते बने। सर हमारे साथ एक डॉक्टर है ये विलियम हैमिल्टन, ये ठीक कर देगा अभी आपका। पर उससे ने कहा यूं बातें करने से क्या होता है, बेद जी सुबह शाम दोनों टाइम हल्दी के पाटे करके जाते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ। तुम्हारा छोरा सा जिसके मुछें पूरी उगी नहीं, ये क्या ठीक करेगा। सर मैंने कहा कि सर एक बार आप दिखाओ तो सही कहां पर है, यह भी ठीक कर देगा। फरूख सर ने कहा नाम सरमन और शर्म नाम की चीज नहीं है, तेरे कहा यार गलत जगह पे हो रखा है, दिखा नहीं सकता मैं। जॉन सरमन ने कहा सर हम बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर के सामने तो कपड़े खोलने पड़ेंगे, क्या इलाज है। बाकी वाले बाहर गए। कहा साहब एक ख्वाजा शहूर तो देखो खड़ा रहेगा, वरना वो भाषा कैसे बताएगा। फरूख सर ने कहा भाषा की क्या जरूरत है, मैं दिखा दूंगा ये है। ख्वाजा को इसको बाहर ले जाओ। ख्वाजा शहूर को बाहर ले गए। अब रूम में खाली डॉक्टर हैमिल्टन और फरूख सर। फरूख सर ने पजामा सर का आगे बताया साहब। हैमिल्टन ने देखा, हैमिल्टन ने कहा सर ये तो अभी 2 मिनट में इलाज कर दे। क्या बात करते उसने कहा। कैंची ली उसने हाथ में, फरूख सर को डर लिया, कैंची ली तो अरे कैंची मत, अरे सर ने कैंची टच नहीं कर रहा है, तो मैंने यूं ही ली है। फिर जो डॉक्टर होते हैं कि अपने मान लो यहाँ पे फुंसी हो रखी होती है, डॉक्टर को वो कैंची से काटनी होती है, डॉक्टर यूं ही आपका हाथ पकड़ के आपसे में बात करता है। और क्या करते हो। आपको तो सर आरएस की तैयारी करता हूँ। कहाँ से करते हो। सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से करता हूँ। अच्छा अच्छा, नाम तो मेरा भी सुना यार, अच्छी कोचिंग है ना। आप कहते हो हाँ सर। कितने स्टूडेंट होते हो। आप कहते हो सर एक क्लास में इतने स्टूडेंट होते। अच्छा वैकेंसी कब आएगी। सर तो कह रहे थे हमारे आने वाली है। हाँ यार आरएस बहुत अच्छी पोस्ट होती है, हमारे भी एक गांव का लड़का उसमें सिलेक्ट हुआ था। अब आपका पूरा ध्यान उस डॉक्टर की तरफ होता है, पर डॉक्टर का ध्यान आपकी तरफ नहीं होता है, उसका ध्यान आपकी फुंसी पर और अपने हाथ में पकड़ी हुई सीजर पे होता है। और अचानक आपको बातों के अंदर लगा कट कर देता है। हाँ एक बार तो यूं धड़धड़ी से मार दिया आगे। डॉक्टर बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। इतना टाइम लगा, उसने फर्रुख शेर के उल्टा सो रखा बेचारा फर्रुख शेर, जो फुंसी उसके हो रखी थी उसको काट दिया। फर्रुख शेर नाचा के मार दिया रहा, मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। विलियम हैमिल्टन ने कहा सर प्लीज प्लीज एक मिनट, बैंडेज लगाई हाथ ऊपर। कहा सर अब रेडी है, अब दर्द थोड़ी हो रहा है। फर्रुख शेर ने कहा दर्द तो नहीं हो रहा, पर तूने किया क्या। उसने कहा अब कर दिया जो, आप तो खड़े हो गए, आराम से देख लो। फर्रुख शेर खड़ा हुआ साहब, हाथ ऊपर नीचे करके कैसे देखो, कोई दर्द महसूस नहीं। उसने कहा वाह यार क्या किया, मैं बैठ के देख सकता हूँ आराम से, पक्का यूं बैठूंगा तो दर्द तो नहीं। उसने कहा बैठ के देख। फर्रुख शेर धीरे धीरे बैठा, कोई दर्द नहीं। और क्या बादशाह राजी हुआ है। बादशाह का अंदर बुलाओ सबको, जॉन सरमन को सबको अंदर बुलाया गया। कहा चाय पानी पिलाओ भाई। पूछा बादशाह ने, मांगो जो मांगेगा वो मिलेगा। भारत के मुगल बादशाह की बीमारी सही की है तुमने। साहब थोड़ा छूट दे दो बिजनेस में तो भला रहे। कहां बिजनेस करना है। तो बंगाल में फैक्ट्रीज लगा रखी है, 1696 में कलकत्ता में फैक्ट्री लगाई है। कहा केवल 3000 रुपए दीजिए, पूरे बंगाल का बिजनेस तुम्हारा। अब इधर वो पूर्व में पश्चिम में सूरत वाला जो बंदरगाह है ना, मक्का वक्का जाने का रास्ता आपके इधर से आपने देखा ही होगा सर। इधर सर बिजनेस थोड़ा टैक्स ज्यादा लगते हैं करते हैं, तो केवल 10,000 रुपए दीजिए सूरत वाले पे, कितना व्यापार कीजिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 जमा करवा जाओ। क्या सर वो वैसे तो हम आपके सिक्के चलाते हैं पूरे भारत के अंदर, मुगल बादशाह के नाम के सिक्के, पर वो बॉम्बे में हमने एक सिक्कों की थोड़ी फैक्ट्री बना रखी है, मिंट टकसाल है, थोड़ी सी छूट दे दो तो बॉम्बे वाले सिक्के भी चल जाएंगे। दी बॉम्बे की टकसाल से अंग्रेजों के जो भी सिक्के आएंगे वो चलेंगे। कि सर वो कलकत्ता में फैक्ट्री बना तो ली, पर लुगाई टाबर भी रखने आसपास में, घर बार भी तो होने चाहिए। कि कलकत्ता के आसपास जितनी भूमि खरीद सकते हो उतनी खरीदिए। 3000 रुपए देके बंगाल का बिजनेस, 10,000 रुपए देके सूरत का बिजनेस, बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलेंगे भारत के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा ढाले जाते हैं, और कलकत्ता के आसपास में तुम कितनी भी जमीन खरीद सकते हो। इतिहासकार ओम्स कहता है कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो समझौता किया था, ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। हम पुनः समझेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या था। बहुत साल पहले ब्रिटेन के किसी राजा के पास में उसके फ्यूडल्स गए, उसके सामंत गए, और सामंतों ने जाके कहा कि सारी शक्तियां तू अपने पास नहीं रख सकता, हमें भी शक्तियां दे।
और वो राजा से शक्तियां छीन लेते हैं। वो एक कागज लेके गए थे, उस कागज पे वो शक्तियां लेके गए थे, वो शक्तियां लिखवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं। वो जो कागज था उसका नाम था मैग्ना कार्टा। और उसके बाद में शक्तियां राजा से सामंतों के पास में आ गई। इसलिए बाद में 1215 के आसपास की बात है, बाद में ऐसा जब भी शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पावर ट्रांसफर होती है, उसके लिए कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा है। कि फर्रुख शेर ने अंग्रेजों को पावर दी तो हम कहेंगे ये अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था। हम आगे पढ़ेंगे, फर्रुख शेर मराठों को पावर देता है तो हम कहेंगे वो मराठों का मैग्ना कार्टा है। हम कहेंगे हमारा संविधान हमें मूल अधिकार देता है तो ये भी तो पावर ही है। मूल अधिकार, राज्य के खिलाफ हमारी शक्तियां हैं। हम कहते हैं कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। हिंदी में बोलते हैं महाअधिकार पत्र। तो इतिहासकार ओम्स इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहता है। याद रखना आप। फर्रुख शेर कहता 3000 देके बंगाल में बिजनेस, 10,000 देके सूरत बंदरगाह पर बिजनेस। कंपनी के बॉम्बे टकसाल के सिक्के ऑथराइज किए गए, कंपनी कलकत्ता के आसपास में जमीन खरीद सकती है। इतिहासकार ओम्स कहता है कि समझौता कंपनी के लिए क्या था, मैग्ना कार्टा। इस प्रकार अंग्रेज भारत में धीरे धीरे मजबूती से अपने पांव बढ़ा रहे हैं। ये अंग्रेजों की बात थी। अन्य कंपनियां भारत में कैसे कैसे और उन्होंने क्या किया, इस चर्चा को हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए सब बखैर।